टेस्ट 13 की कॉपी है ये, दीक्षा दुबे जी की। इसमें 4 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन 8 मार्कर्स थे जिनको 125 शब्दों में लिखना था, और दो बाकी जो 2 क्वेश्चंस थे वो 12 मार्कर्स थे जिनको 200 शब्दों में लिखना था। हम पहले देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आंसर यहाँ पर किया है, क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने यहाँ पर शायद छोड़ दिया है। देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आपने आंसर किया है, यानी कि 1, 3, 4 को आपने आंसर किया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने छोड़ दिया, यानी कि 8 मार्क्स का सीधा सीधा नुकसान। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोशिश ये करिए कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हैं तो ये जब रियल एग्जाम होगा तो उसमें बड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। आप वो पूरे के पूरे मार्क्स को आपने तिलांजलि दे दी। कोशिश ये करिए कि अगर आपको नहीं भी आ रहा है पूरी तरीके से तो आप उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें जरूर लिख दीजिए। ठीक, ब्लैंक बिल्कुल मत छोड़िए। अगर टाइम मैनेजमेंट की वजह से छोड़ा है तो टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करिए। इस तरीके से ध्यान रखिए कि आपका टाइम बिल्कुल भी कम ना पड़े। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व की चर्चा। ठीक, यानी कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपने भूमिका लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपने बॉडी लिखी हुई है, और यहाँ पर आपने कंक्लूड किया है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कहीं कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और उसके बाद फिर हम इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करते हुए फिर यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ भूमिका आपने लिखी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा के बाद नमक कानून तोड़ने से हुआ था। तो ये आपकी भूमिका में ही एक बहुत बड़ी गलती आ गई। दांडी मार्च की बात अगर हम लोग कहें तो सिविल डिसोबीडियंस के पहले हुआ था, और हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस इसके साथ ही यहाँ पर शुरू हुआ, दांडी यात्रा से। लेकिन ये जो गलती है, अगर हम बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो शुरुआत, सॉरी, दांडी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च 1930 को होती है, और ये यात्रा जो है वो खत्म होती है 6 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को ही नमक कानून जो है तोड़ा गया था। और आपने यहाँ पर जो डेट डाली है उसमें जो मंथ है वो आपने मार्च का कर दिया है, जो एक बड़ा ब्लंडर है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ठीक से याद नहीं है, तो आप डेट मत डालिए, लेकिन अगर डाल रहे हैं तो वहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका शुरुआती इंप्रेशन ही यहाँ पर एग्जामिनर के ऊपर खराब हो जाएगा। और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सख्त है तो शायद वो आगे आपके आंसर को पढ़े ही ना, और यहाँ पर आपको मार्क्स जो है वो ऐसे ही मार्क्स देके आगे बढ़ जाए, और आगे के आंसर्स के लिए भी आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। अच्छा, आपने लिखा है आगे कि इसका तात्कालिक कारण साइमन कमीशन को माना जा सकता है। पहली चीज, साइमन कमीशन एक कारण है, लेकिन साइमन कमीशन जो है वो इमीडिएट या तात्कालिक कारण नहीं है। साइमन कमीशन जो है वो 1927-28 की घटना है, और उसके बाद ये जो रिपोर्ट वगैरह हमारे पास आती है, तात्कालिकरण साइमन कमीशन को नहीं माना जा सकता। तात्कालिकरण बेसिकली ये है कि महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पर 11 सूत्रीय मांगे अंग्रेजों के सामने रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर 11 सूत्री मांगे यहाँ पर हमारी स्वीकार नहीं होती तो फिर हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना पड़ेगा, और जब ये मांगे अस्वीकार हो जाती हैं तब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो तात्कालिक कारण जो है वो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हैं, ना कि साइमन कमीशन। तो इसको भी आप ध्यान रखिए आगे के आंसर्स के लिए। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जहां पर पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी कि आज से हमारा जो टारगेट होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, उसको अमली जामा पहनाने के लिए भी ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो जाना जाता है। ठीक, एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली आपके आंसर में, यहाँ पर आपने लिखा है रानी गाइडिनल्यू का नाम आप लिखना चाह रही हैं, लेकिन आपने यहाँ पर नाम की जो वर्तनी है वो गलत करके रखी है। तो इसको भी ध्यान रखिए कि ये सब चीजें गलत ना होने पाए। हालांकि भूमिका थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपने लिखा है कि सविनय अवज्ञा द्वारा किए गए बहिष्कार में नमक को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। नमक सबकी महत्वपूर्ण जरूरत है, इस पर अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर लगाया गया, इररिलेवेंट है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 125 शब्दों का उत्तर मांग रहा है, और अगर हम ये चीजें जो पूछी नहीं गई हैं, जो क्वेश्चन के लिए रिलेवेंट नहीं है, उनको लिख देंगे तो हमारे शब्द ज्यादा खर्च होंगे। साथ ही साथ हमको जो मेन चीज लिखनी है वो हम नहीं लिख पाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमारा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ जाएगा। तो इसको लिखने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी। आंदोलन के तहत किए गए कार्यक्रमों को थोड़ा बहुत आप एक डायग्राम बनाकर दिखा देती हैं, एक हब एंड स्पोक वाला बनाकर दिखा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वैसे इसकी भी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इस तरीके की डायग्राम से अगर दिखाने का बहुत मन हो तो दिखा दें। ठीक, लेकिन
रिलेवेंट चीजें जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं उनको लिखने से बचें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व, महत्व लिखने के दो तरीके हैं, या तो आपने जैसे यहाँ पर लिखा है सारे पॉइंट महत्व के लिख दिए, इस तरीके से भी लिख सकती हैं, और महत्व के दो पार्ट, दो टाइप्स में डिवाइड करके कि भाई इसके सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेंस में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने पहला पॉइंट लिखा है महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं ने आंदोलन बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, इसमें सरोजिनी नायडू। जदोनांग, जदोनांग जो है वो महिला नहीं है, वो पुरुष हैं, तो इनका नाम यहाँ पर हटाइए। ठीक है, इनका नाम प्रमुखता से आता है। ठीक। मजदूरों और किसानों की भागीदारी, व्यापारियों द्वारा ब्रिटिश समानो, समानो शब्द जो है ये थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं है, ब्रिटिश वस्तु में लिखे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रशासनिक एक पुट यहाँ पर आएगा, ये लोग अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करने से बचें। मजदूरों किसानों की भागीदारी में यहाँ पर आप लिखिए महिलाओं की भागीदारी नहीं, भागीदारी नहीं, यहाँ पर लिखिए सभी वर्गों की जो भागीदारी थी वो यहाँ पर थी, इसमें मजदूरों और किसानों को भी एक साथ शामिल कर दिया, तो कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा सकती है। पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूती तथा जन प्रेरणा, ठीक है, पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, उसी को अमली जामा, उसी को एक प्रॉपर तरीके से डिमांड करने के लिए किया गया था। ब्रिटिश हुकूमत का भ्रम टूटना, कौन सा भ्रम यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का टूटा था उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, किस प्रकार का भ्रम यहाँ पर टूटा। गवर्नर जनरल के साथ बराबरी से बातचीत, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बदलाव करें कि ये जो था आंदोलन, इसमें अगर हम ऐसे लिखें कि इसमें पहली बार अंग्रेजों और भारतीयों को एक टेबल पर बैठकर बराबरी से जो है वो आने के लेवल पर आने का मौका दिया इस आंदोलन ने, तो हम यहाँ पर ज्यादा बेहतर तरीके उसको उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था कि पहली बार था कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच समानता के स्तर पर समझौता हुआ, इसके पहले समानता की बात ही नहीं आती थी। यहाँ पर लिखे कि इस समझौते ने कांग्रेस को, जो गांधी इरविन का आपने यहाँ पर नाम लिखा है, गांधी इरविन समझौते का, कि इस समझौते ने कांग्रेस को संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया, ध्यान रखिएगा। ठीक। वैश्विक स्तर पर ब्रिटिशर्स की आलोचना, वेब मिलर द्वारा धरसना पर आंदोलनकारियों का आंखों देखा वर्णन के माध्यम से, थोड़ा सही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा जो लैंग्वेज है उसको सुधारने की जरूरत है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में जिस तरीके की बर्बरता अंग्रेजों ने दिखाई थी, वो उनका असली चेहरा दुनिया के सामने यहाँ पर आया, और वेब मिलर ने जो यहाँ पर उसका आंखों देखा वर्णन किया है, उसने उस भारतीयों की जो स्थिति है उसको दुनिया के सामने उजागर किया। ब्रिटिश शासन की जो दमनकारी और शोषणकारी प्रवृत्ति है उसको भी उजागर किया, और उनकी जो नैतिक वैधता है, मॉरल वैलिडिटी है, उसको खत्म किया यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और यहाँ पर आप डाल सकती हैं, जैसे यहाँ पर ये जो आंदोलन था, इस ये आंदोलन ने भारत में संवैधानिक सुधारों को बढ़ावा दिया। ठीक। तो कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर डालिए जिनको कहा जा सकता है, लिखा सकता है। अगर हम ये पॉइंट यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा लिख दिया इसको हटा दें तो कुछ और चीजों की जगह यहाँ पर बन सकती है। जैसे यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं कि दबाव की रणनीति आई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के से में जो व्यापक जन समर्थन मिला, उसने ब्रिटिश सरकार को एहसास करा दिया कि भारत पर केवल बल प्रयोग से शासन नहीं किया जा सकता। ठीक। यहां पर सीडीएम के दौरान जो भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की, उसी के दबाव का परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार को 1935 के अधिनियम के तहत पांच प्रांतों में डायरकी को समाप्त करना पड़ा और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ी। अपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय जो स्वायत्तता है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया, तो वो जरूरी है, वो आई इसी के माध्यम से, इसी में जो दबाव पड़ा। और ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, भारत का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। एक और चीज आपने यहाँ पर नहीं लिखी, उसको भी लिखना जरूरी है, जो ऑल इंडिया फेडरेशन है। ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 में जो लाया गया था, वो हालांकि वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया, लेकिन वो भी यहाँ पर इसी की के दबाव की वजह से है ना, कि जो अखिल भारतीय संघ है। ठीक। तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मताधिकार का दायरा बढ़ाना पड़ा, जो एक
फ्रेंचाइजी बढ़ानी पड़ी 1935 के अधिनियम के तहत। 10% आबादी को वोट देने का जो अधिकार मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि इसमें महिलाओं, किसानों और मजदूरों ने बहुत बड़े लेवल पर भागीदारी करी। ये जो मास मोबिलाइजेशन है इसको देखकर उन्होंने अपने जो मताधिकार का दायरा है उसको बढ़ाने का काम किया। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको यहाँ पर जरूर से जरूर इंक्लूड कर लेना है, ध्यान में रखना है। ठीक। ठीक है। कांग्रेस की रणनीति में बदलाव आया। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस की रणनीति कुछ और होती थी, लेकिन यहाँ पर जब ये आंदोलन हुआ, फिर आंदोलन की वापसी हुई, उसके बाद कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने जन संघर्ष के बजाय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के माध्यम से व्यवस्था के भीतर घुसकर उसको सुधारने या उसको पूरी तरीके से पंगु बनाने का काम करने के प्रयास किए, जो हमको आगे देखने को मिलते हैं 1937 के प्रोविंशियल जो चुनाव होते हैं हमारे पास उसमें, और उसके तहत कांग्रेस जो 8 प्रांतों में सरकार बनाती। तो ये चीजें आपको अपने इस आंसर में इंक्लूड करनी, इससे कि आंसर की डेप्थ बढ़ेगी, जिससे आंसर में वैल्यू एडिशन होगा, आपको बेहतर जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। फिर हमारा जो कंक्लूजन है वो आप लिख रही हैं कि अतः सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के इरादे को मजबूती प्रदान की। भले यह पूर्ण सफल ना रहा हो किंतु उसने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। बिल्कुल ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जगह आप लिखें भविष्य के आने वाले समय में जो आंदोलन होंगे या जो संघर्ष होंगे उसके लिए इसने जो नींव है वो तैयार करी है। ठीक। कंक्लूजन आपका ठीक है, लेकिन जो एक शुरुआत में आपने गलती कर दी, ऐसी गलतियों से बचें। ठीक है। तो थोड़ा सा भाषा पर आपको ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें कि इसमें कितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए, तो ये जो गलती है ये गलती तो बहुत बड़ी है। तो इस गलती की वजह से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पर छोड़े हुए हैं, उसकी वजह से मैं आपको केवल यहाँ पर दूंगा 8 में से 3 मार्क्स। ठीक। तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों तथा उनके राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। ठीक। पहली चीज तो अगर हम लोग देखें तो ये किस पर फोकस्ड है? बंगाल के क्रांतिकारियों पर। तो हमको केवल किसकी बात करनी है? बंगाल की क्रांतिकारियों की बात करनी है। और क्वेश्चन है बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों तथा उनके राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव की चर्चा। तो पहले पार्ट में हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बात करनी चाहिए हमको, और दूसरे पार्ट में हमको राष्ट्रीय आंदोलन पर इनके प्रभाव की चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में हमको आंसर करना है। ठीक है। और बंगाल तक सीमित रखना है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। अब यहाँ अगर देखें तो आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बेहद गौरवशाली इतिहास का निर्माण किया जिसमें क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए योगदानों को अविस्मरणीय माना जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक है। अविस्मरणीय का जो वर्तनी है वो आपका गलत है, इन सब चीजों से बचिए। ये वर्तनी होगी, ये वाला सा नहीं होगा, ये वाला सा होगा। ठीक। अविस्मरणीय माना जाता है। खैर, फिर आपने क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पर बताई हैं, अनुशीलन समिति, मुजफ्फरनगर बम कांड। 2 गतिविधियों को आपने यहाँ पर बताया। अनुशीलन समिति में आपने कहा है कि 1902 में स्थापित यह बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन माना जाता है जिसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी। ठीक। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा की गई थी, ये पहली गलती है यहाँ पर। इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक। ये गलत है। अनुशीलन समिति बेसिकली जो कलकत्ता वाली थी, उसकी स्थापना प्रमथ मित्रा ने की थी। तो यहाँ पर नाम आना चाहिए था आपका प्रमथ मित्रा का। ठीक। भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र घोष जो थे वो युगांधर युगांतर जो थे उसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे। ठीक। युगांतर नमक इसके कर्ता धर्ता में इनका नाम है कि स्थापना में आपका नाम प्रमथ मित्रा का आएगा प्राइमरीली ये। तथा कहा देवी रक्त के बिना नहीं मानेंगे, उनका माना था क्रांति के माध्यम से ही अंग्रेजों से छुटकारा पाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर बम कांड, मुजफ्फरनगर बम कांड नहीं है। मुजफ्फरनगर तो उत्तर प्रदेश में है, ये है मुजफ्फरपुर। ठीक है।
मुजफ्फरपुर होगा। इन सब गलतियों से बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए तो थोड़ा सा फायदा होगा आपको। ठीक है, ये जो थी 1908 में हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की कमान अपने हाथों में संभाली और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक संस्था की स्थापना की, जिसने युवा तथा महिलाओं की भागीदारी भी सराहनी। इस आंदोलन में प्रीतिलता वाडेकर, वाडेकर नहीं है, वाडेदार हैं, कल्पना दत्त जैसे महान क्रांतिकारी छात्राओं का नाम उल्लिखित नहीं, उल्लेखनीय होगा। ठीक है। फिर आपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव की बात की। क्रांतिकारी आंदोलनों ने भले ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ नहीं फेंका, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी से इसकी दिशा तथा दशा में गहरा प्रभाव छोड़ा। वो इस प्रकार ही युवाओं में साहस की प्रेरणा देख देश प्रेम के प्रति समर्पण, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल जैसे क्रांतिकार अपने कदम। ठीक है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों का कंधे करना अलग भाग लिया, ब्रिटिश सरकार रक्षात्मक लोकतांत्रिक मजबूर किया। ठीक। थोड़ा सा अगर आप इसको छोटा करें, ये जो इतना लंबा लंबा लिखा है, 125 शब्द आपको लिखने हैं, नहीं नहीं, ये तो 200 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक। तो अगर इसको छोटा छोटा अगर आप करेंगी यहाँ पर, तो आप कुछ ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकती हैं। जैसे अगर हम लोग प्रभाव की बात करें तो बेहतर हो नंबर तो इसमें मिलेंगे, लेकिन अगर बेहतर हो अगर आप प्रभावों को डिवाइड कर दें हेडिंग में, जैसे यहाँ पर जो सीक्रेट सोसाइटीज थी उनका एक पॉइंट लिख दें, और इसमें अनुशीलन समिति जो प्रमथनाथ मित्रा ने करी थी, जुगांदर पार्टी जो बारीन घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने एस्टैब्लिश करी थी, उसके बारे में यहाँ पर बता दें। दूसरे में आप इनके प्रभाव को बताएं, प्रभाव की बात कर रहे हैं, और आप बताइए यहाँ पर वैचारिक इनका जो प्रभाव है, आइडियोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस आई, इस ये विवेकानंद, बंकिम चंद्र, औरबिंदो और जो यूरोपियन जो क्रांतिकारी जो थॉट थे उनका प्रभाव था। ठीक। इन्होंने जो एम्फसाइज किया वो नेशनल एजुकेशन पर एम्फसाइज किया, आत्मनिर्भरता पर एम्फसाइज किया, बहिष्कार और जो फिजिकल ट्रेनिंग है उस पर इन्होंने एम्फसाइज किया। वैचारिक प्रभाव में इस पॉइंट को लिखें। फिर लिखें इनके रिवॉल्यूशनरी एक्शंस को, यानी कि क्रांतिकारी जो इन्होंने एक्टिविटीज करी उनमें गतिविधियां। इसमें लिख लीजिए कि जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर है उन पर जो हमला किया गया था जतिन नाथ बनर्जी द्वारा 1907 में, उसको यहाँ पर लिखिए। जो बॉम्ब अटैक वगैरह किए गए, डकैतीज करी गई पैसे इकट्ठा करने के लिए, लिटरेचर जो यहाँ से जारी किया गया इनके द्वारा, उन सबको एक पॉइंट में यहाँ पर लिखिए प्रभाव में, तीसरे पॉइंट में। और चौथा पॉइंट यहाँ पर लिख दीजिए जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। अलीपुर बम केस का नाम लिख दीजिए 1908 में जो हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड का जो 1908 में हुआ था, हावड़ा सीप पुल जो कॉन्स्पिरेसी केस 1910 का है, चित्तगांव वाली जो आर्मरी रेड सूर्यदा वाली, सूरसेन वाली, वो यहाँ पर लिख दिए। तो छोटे छोटे पॉइंट में बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आपने केवल यहाँ पर दो पॉइंट आपने शामिल किए, एक अनुशीलन समिति वाला, मुजफ्फरनगर बम कांड वाला, और तीसरा एक और आपने चटगांव वाला। बहुत सारी चीजें यहाँ पर छूट गई, तो छोटा छोटा लिखेंगे तो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। इससे आपका जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर के ऊपर वो कहीं बेहतर बनेगा। एक पॉइंट और आप ऐड करके वहां के जो प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी जो उनके नाम लिख दिए, जैसे अरबिंदो घोष का, बारिन घोष का, बाघा जतिन, जतिन मुखर्जी जिनका वास्तविक नाम था, रास बिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, सूर्य सेन जो चितगांव वाले हैं। तो ये इतनी चीजें आप प्रभाव में लिख लीजिए, और बहुत कम शब्दों में ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकती हैं। तो ये भले इसको आप फ्लो चार्ट बनाकर लिख दें या पैराग्राफ वाइज लिख दें, पैराग्राफ वाइज में भी आप बुलेट पॉइंट में ये 4-5 पॉइंट में ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो इससे आपकी आंसर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। फिर राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके प्रभाव की बात अगर हम लोग करें, तो यहाँ पर आपने प्रभाव में लिखा है, एक प्रभाव के लिए यहाँ पर एक अलग आपने इस पार्ट के लिए भूमिका बना दी है। फिर आपने कहा कि युवाओं में साहस की प्रेरणा और देश प्रेम के प्रति समर्पण की बात करी है, इनका आपने नाम लिख दिया, महिलाओं की भागीदारी की बात कर दी, ब्रिटिश सरकार को रक्षात्मक रूप अपनाने को मजबूर किया। ठीक। कॉमन से चीजें आपने यहाँ पर लिख दी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और बेहतर किया जा सकता है, प्रभाव में कुछ पॉइंट और यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं इनके अलावा भी। जैसे अगर हम लोग लिखें कि ब्रिटिश की जो अजेयता थी उसका भ्रम टूट गया, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज करते थे उससे जो आम भारतीय थे उनके मन में ब्रिटिश साम्राज्य का जो एक साइकोलॉजिकल डर था वो डर खत्म हो गया, डर खत्म होने लगा।
महिलाओं की भागीदारी का पॉइंट आपने लिखा ही है यहाँ पर। लेकिन इस भागीदारी का प्रभाव क्या पड़ा? इस भागीदारी का प्रभाव ये पड़ा कि जो महिला केवल घर तक सीमित थी वो घर से बाहर आ गई। महिलाओं ने रूढ़िवादी जो सामाजिक बंधन है उनसे बाहर निकलकर एक डायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्ष में भाग लेना शुरू किया। ये क्या दिखा रहा है? वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को, यानी कि जो राजनीतिक शून्यता थी, उस राजनीतिक शून्यता की भरपाई का काम इन्होंने किया कि जब मुख्य धारा के जन आंदोलन जब बंद हो जाते, तब देखिए जैसे हम लोग गांधी जी की बात करें तो लगातार आंदोलन नहीं चलता था, चलता था फिर बंद हो गया। तो जब मुख्य धारा के जन आंदोलन शांत हो जाते थे, उस बीच में ये क्रांतिकारी ही थे जो इस संघर्ष को जारी रखने का काम करते थे। हिंसक थे, उग्र थे, ठीक। और इनकी इसी उग्रता ने जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर दबाव डाला कि भैया वो उदारवादियों की बात को समझे, उदारवादियों को बात को माने। तो ये दबाव उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है ना। तो ये जो है इन चीजों को इसमें और इंक्लूड करिए। वैसे आपने आ, उतना पिछले वाले से बहुत बेहतर यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन छोटी छोटी बातों को और ध्यान रख लीजिए तो ये आंसर और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक। जो कंक्लूजन है, अतः क्रांतिकारी आंदोलन ने हिंसा, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की तथा राष्ट्रीय आंदोलन में ऊर्जा संचार करने की भूमिका निभाई, जिससे जन आंदोलनों की नींव को मजबूती प्रदान करी। ठीक है, तो ये ठीक है। और अगर इसमें मार्क्स की बात की जाए तो इसमें आपको मैं मार्क्स दूंगा 12 में से 5। इन गलतियों को अगर सुधार लेंगी आप और जो एडिशनल पॉइंट मैंने बताए हैं उनको इंक्लूड कर लेंगी तो ये मार्क्स आपके और बढ़ जाएंगे। छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको बस ध्यान दे देना है तो ये बेहतर मार्क्स आपके हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन में। जो चौथा क्वेश्चन है, भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह का क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह के योगदान का मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो शब्द है, टेल वर्ड है, वो इवेल्युएट है, यानी कि मूल्यांकन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह के योगदान का मूल्यांकन करिए। तो यहाँ पर जब ये मूल्यांकन की बात आ रही है कि भगत सिंह के योगदान का मूल्यांकन करिए, तो यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो हमसे बेसिकली चाह क्या रहा है? वो ये नहीं चाह रहा है कि भगत सिंह ने क्या क्या काम किए, वो ये जानना चाह रहा है कि भगत सिंह ने जो काम किए, भगत सिंह की जो वैल्यूज थी, भगत सिंह के जो विचार थे, उनका महत्व क्या था, उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उनका सिग्निफिकेंस क्या था। जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसकी दिशा और दशा पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, उनका जो भी योगदान रहा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था और उसकी लिमिटेशंस क्या थे। जैसे भगत सिंह की बात हम लोग करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हम लोग लिख देंगे कई सारे, लेकिन उसकी सीमाओं की अगर बात करें तो सीमा बेसिकली क्या थी? संघर्ष उनका बहुत लंबा नहीं चला, 23 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई। तो संघर्ष उनका लंबा नहीं चल सका, लेकिन उनका जो वैचारिक प्रभाव था वो बहुत बड़ा पड़ा। आज भी जो लोग हैं भगत सिंह से इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या क्या काम किए इसकी लिस्टिंग नहीं करनी है, बल्कि उनकी आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है उस पर हमको बेसिकली फोकस करने की जरूरत है। तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन को करने में हम हमारी जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिखा है, भगत सिंह जिन्हें शहीद आजम नाम से भी जाना जाता है, उनका योगदान सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित नहीं है, उनकी वैचारिक विचारधारा से आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रासंगिक है। थोड़ी सी भाषा में ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि थोड़ा सा क्रिस्प और इंटरेस्टिंग जो लैंग्वेज है वो बन सके। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगी तो ये सही हो जाएगा। यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और बेहतर लिखा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर लिखिए, भगत सिंह जिन्हें शहीद आजम नाम से भी जाना जाता है, इसको छोटा करके आप देख सकते हैं, शहीद आजम भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक युगांतकारी विचारक और योद्धा थे। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध और बम पिस्तौल की राजनीति से निकालकर एक न्यायपूर्ण और समाजवादी समाज की स्थापना के वैचारिक आंदोलन में परिवर्तित कर दिया।
ये अगर आप लिखेंगे तो इसमें पूरा जो आप बताने जा रही हैं कि भाई उनका वैचारिक जो इम्पैक्ट है वो कहीं ज्यादा है उनके बम पिस्तौल वाले कारनामों के मुकाबले। और यही वजह है कि सभी क्रांतिकारियों में आज भगत सिंह सभी जगहों पर सर्वमान्य है। ठीक। तो इस चीज से आप अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और बेहतर करिए। योगदानों को निम्नलिखित बिंदु में देखा जा सकता है। तो पहली बात, योगदान शब्द, क्योंकि योगदान नहीं पूछा गया है, उनके योगदानों का मूल्यांकन करना है, उनका वैल्यू इवैल्यूएशन करना है। ठीक। खैर, इतना भी बड़ा वो नहीं है, चल जाएगा ये। क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, उन्होंने अपनी विचारधारा को प्रसारित तथा क्रांति में नई दिशा देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया। इसका लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां किसी भी प्रकार की सामाजिक असमानता का कोई स्थान ना हो। ठीक है, बिल्कुल सही। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसमें इन्होंने सोशलिस्ट शब्द को जोड़कर सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। ठीक, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको क्रिस्प करने की कोशिश करिए। नौजवान भारत सभा की स्थापना, एक चीज और यहाँ पर ऐड करिए कि ये कब किया और ये कब किया, तो एक टाइमलाइन बन जाती है। जैसे 1928 में ये वाला काम हुआ था, तो ये मेंशन करिए, थोड़ा सा डेप्थ बढ़ेगी आपके आंसर की। ठीक। नौजवान भारत सभा की स्थापना, अगर इसमें भी टाइम ऐड कर देते हैं 1926, तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, एग्जाम में लगेगा कि हाँ थोड़ी सी गहराई से पढ़ा हुआ है। ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या लाला लाजपत, लाजपत में इतना गैप क्यों है, कि मृत्यु का बदला लेने के लिए की। इसने ब्रिटिश सरकार का यह भ्रम दूर किया कि अब अत्याचार पर भारतीय शांत रहेंगे। असेंबली बम कांड, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाने वाला था। उसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने के असेंबली में बम फेंका तथा पर्चे बांटे। बहरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, तेज आवाज जरूरत होती है, तथा उसके बाद स्वयं का आत्मसमर्पण। स्वयं का आत्मसमर्पण का मतलब ही होता है स्वयं का समर्पण, ताकि वे अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक। प्रभाव, इंकलाब जिंदाबाद का नारा, क्रांतिकारियों को क्रांति को नए से तथा नया विचार प्रदान किया, सामाजिक असमानता का विरोध किया, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, समाजवाद की विचारधारा। मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक का लेखन बढ़िया, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ चीजें गायब हैं जिनको लिखना जरूरी है। ठीक। जैसे प्रोपेगेंडा बाय डीड, इंग्लिश में जो टर्म है, यानी कि कर्म द्वारा, कर्म द्वारा प्रचार, ये कीवर्ड यहां पर जोड़ना जरूरी है। ठीक। उन्होंने क्या किया, अगर हम शुरुआत को देखें और बाद को देखें, तो वो शुरुआत में हिंसा वगैरह पर वो करते थे, लेकिन बाद में वो प्रतीकात्मक विरोध की ओर मुड़े अगर हम विधानसभा में फेंके गए बम की बात ही करें, तो ये भी प्रतीकात्मक था। यहाँ पर बम का उद्देश्य जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। और मुकदमों का इस्तेमाल उन्होंने किसके लिए किया, साम्राज्यवादी जो नीतियां थी उनको बेनकाब करने के एक फोरम के रूप में, एक मंच के रूप में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तो प्रोपेगेंडा बाय डीड, यानी कि कर्म द्वारा प्रचार, उनकी एक फिलॉसफी थी, उनका एक तरीका था। इसको लिखना इस उत्तर में जरूरी है, ये ध्यान रखिए। और एक बड़ी जो चीज है वो आप यहाँ पर भूल गई हैं, कि जो उन्होंने जेल के कैदियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो भूख हड़ताल की थी जेल में, उसका उल्लेख जरूरी है। राजनीतिक कैदियों के लिए जो उन्होंने दर्जा मांगा था, वो भूख हड़ताल जिसमें जतिन दास की 63 दिनों के बाद जो मौत हो गई थी, वो यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो ये उत्तर आपका बाकी उत्तरों के मुकाबले ये बेहतर उत्तर है, अच्छा उत्तर है, लेकिन इन चीजों को आपको यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक। बड़े बड़े पैराग्राफ ना बनाए, बुलेट पॉइंट में लिखिए, तोड़ के लिखिए, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। इसमें अगर मार्किंग की बात करें, तो इसमें अगर मैं आपको मार्क दूंगा इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये बाकी उत्तरों के मुकाबले आपका अच्छा उत्तर है, तो इसमें मैं आपको दूंगा 12 में से 7.5। ठीक है। तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 7.5, इसमें हो गए। 7.5 के बाद 5 इसमें हो गए, यानी कि 12.5। 12.5 और 3, यानी कि 15.5। 15 एंड हाफ आउट ऑफ 40।
सुधार की गुंजाइश है बहुत ज्यादा, इन सब गलतियों से बचिए और बेहतर करिए। लैंग्वेज में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगले टेस्ट में देखते हैं क्या है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट।